तो सितंबर 2025 अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए सीए फाउंडेशन का आरटीपी आईसीआई के द्वारा जारी कर दिया गया है। यहां पर दो बातें हैं, एक अच्छी बात और एक बुरी बात, दोनों बताता हूं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि इससे आसान आरटीपी मैंने देखा नहीं, मतलब बहुत इजीएस्ट आरटीपी है। इसके अंदर टोटल मिला के 25 एक सैंपल क्वेश्चंस होते हैं। आईसीआई बोलना चाहता है कि भैया इस बेसिस पे हम आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे। और बुरी बात यह है कि हमेशा की तरह इसने कुछ गलतियां की हैं। 25 में से 2 क्वेश्चन के आंसर गलत लगाए हैं। तो आपको यह देखना जरूरी है, बहुत छोटी सी वीडियो है, कि कहां पर इसने गलती की है। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। और हां, सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन ये कवर नहीं कर पाया है, तो नहीं किए हैं, तो इसलिए आपने जितना भी कोर्स किया हो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। राइट, चलो जी चलते हैं एक एक करके। 25 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तुम्हें पता ही है, तुम्हारा भाई बहुत जल्दी में करा देगा। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया प्राइमरली एम्ड टू। जीएसटी का मेन एम क्या था? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था। चैप्टर नंबर 7 पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम इसको पढ़ते हैं मेनली। इसका मेन एम था कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सबको मर्ज करके यूनिफाई कर दे। तो यहां लिखा है यूनिफाई वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू अ सिंगल सिस्टम। लेकिन जब तुम सीए इंटर में जाओगे तो वहां पर देखोगे कि जीएसटी के अंदर सारे इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज हुए ही नहीं है, बहुत सारे टैक्स हैं जो बाहर हैं। खैर, जीएसटी के ऊपर पूरी डिटेल नहीं देखेंगे। यहां लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी डिटरमाइन। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी में हम यह पढ़ते हैं कि जो फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, वो क्या डिसाइड करती है। तो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी। यहां पर किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस डिमांड और सप्लाई से कैसे डिसाइड होता है, यह पढ़ना सेंट्रल थीम होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो प्राइसेस ऑफ गुड्स कैसे डिसाइड होंगे, प्राइसेस ऑफ सर्विस कैसे डिसाइड होंगे, या प्राइसेस ऑफ कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स हो कैसे डिसाइड होंगे, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी वाला राइट आंसर है। फिर लिखा है विद इन द रेलेवेंट रेंज आइसोक्वांट कैसा होता है। भाई साहब, आइसोक्वांट कर्व प्रोड्यूसर का इंडिफरेंस कर्व होता है, तो प्रोड्यूसर इसको पढ़ता है, ये कैसा होता है। इसकी फीचर्स है भाई, एक तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे गिर रहा है। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग को नेगेटिवली स्लोप्ड बोल देते हैं। ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव नहीं है, और दो आइसोक्वांट एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। तो सारी ही यहां पर लिखी हुई है भाई साहब फीचर्स बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर्मूला। आप सारे फॉर्मूले पढ़ोगे, ये वाला गलत है, लेकिन दोस्त ये भी सही फॉर्मूला है। ये सही फॉर्मूला तब माना जाएगा जब हम लॉन्ग रन के अंदर कॉस्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आपके कोर्स के अंदर तो लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही कॉस्ट कर्व दिया हुआ है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, चैप्टर नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। तो इसलिए यह फॉर्मूला हम गलत मानते हैं। बाकी 11वीं 12वीं के अंदर यह फॉर्मूला भी ठीक होता था। तो यहां पर हमारा यह वाला ऑप्शन हो जाएगा। सीए फाउंडेशन को 11वीं 12वीं के तरीके से नहीं, नए तरीके से पढ़ना है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर मॉड्यूल में जो दिया हुआ है, जो डिटेल दी हुई है, उसके हिसाब से गलत दिया है आईसीआई ने। सही क्या करना है मैं बताता हूं। द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब होता है? 3 रीजन होते हैं उसके। जब दोस्तों दोनों गुड्स क्लोज सब्सटीट्यूट हो और आपको सब्सटीट्यूट गुड चूज करने के लिए कोई ज्यादा कॉस्ट ना पे करनी पड़ रही हो। पेप्सी की जगह कोक तुम आसानी से कंज्यूम कर सकते हो और आपको कोई इनकन्वीनियंस भी नहीं हो रही हो। एक ही दुकान पे पेप्सी कोक मिल रही है तो आप एक से दूसरे पे स्विच कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का क्लोजर होने के रीजंस। तीनों रीजन है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। लेकिन आरटीपी में ये वाला ठीक किया हुआ था, गलत है भाई। सबूत देख लो, 5वें क्वेश्चन का आंसर यहां पर ए दिया हुआ है, लाल रंग से दिखाता हूं ताकि यहां पर क्लैरिटी से दिखे, जो कि गलत है। यहां पर आंसर डी होना चाहिए। और ये मॉड्यूल का टुकड़ा पेज नंबर 2.15 में 3 रीजन के साथ छाट के भी ले आया, आप रीड भी कर सकते हो कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ दीज 3 रीजंस। तो यहां पर ये गलत था, आपको अच्छे से समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस का भेदभाव, चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ते हैं। विल बी प्रॉफिटेबल व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट विल बी व्हाट। कहते हैं अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करने को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तुम एक ही दुकान पर अलग अलग बंदे से अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकते भाई। ए से तुम अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, बी से तुम अलग प्राइस चार्ज कर रहे हो, मारेगा कोई तुम्हें, है ना। अलग प्राइस चार्ज करने के लिए आपको अपनी दुकान की 2 अलग ब्रांच खोलनी पड़ेगी। 2 ब्रांच मतलब आपने अपनी मार्केट को 2 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 ब्रांच को बोलते हैं 2 सब मार्केट। और दोनों मार्केट में सेम टाइप ऑफ ग्राहक हुए तो सेम प्राइस चार्ज करोगे। अगर अलग अलग टाइप ऑफ ग्राहक हुए तो अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे। अलग ग्राहक से दिखती है उनकी अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट।
तो दोनों मार्केट के अंदर अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, तो तुम अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे, तो देयर शुड बी डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। अगले पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलेन। हिक्स और एलेन वो थे जो ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये कहते थे भैया डिमांड कर्व के डाउनवर्ड होने के पीछे दो रीजन है, एक इनकम इफेक्ट, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन दोनों को प्लस करके प्राइस इफेक्ट आता है। हां, डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप होने के या लॉ ऑफ डिमांड के और भी रीजंस हैं, लेकिन ये दो रीजन इन बंदों ने दिए थे। तो ये थ्योरी की चीज है, किसने क्या दिया था उससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगला दिया हुआ भाई, फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड इन विच मार्केट कंडीशन। चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। फुल कैपेसिटी का मतलब जितनी आपकी औकात है प्रोड्यूस करने की, उस औकात से प्रोडक्शन कर लो। फॉर एग्जांपल मेरी औकात है 5000 सैंडल प्रोड्यूस करने की, तो मैं 5000 सैंडल प्रोड्यूस कर लूं तो फुल कैपेसिटी से प्रोड्यूस कर रहा हूं। लेकिन ये होता कहां है, जहां पर मोनोपोली होती है वहां पर फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन नहीं होता। मोनोपोली में बंदा उतना प्रोड्यूस करता है जितना उसको सही लगता है अपने हिसाब से, राइट। परफेक्ट कंपटीशन में बंदा पूरी औकात से प्रोडक्शन करता है। इस बात को ध्यान रखना, ए वाला विल बी राइट आंसर। एनवेलप कर्व किसको बोलते हैं दोस्तों? जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, इसको एनवेलप कर्व, यू शेप्ड कर्व, बोट कर्व और प्लानिंग कर्व, इतने सारे नामों से जानते हैं। कोई भी नाम पेपर के अंदर आ सकता है। जो हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है, ये भी यू शेप्ड कर्व होता है, लेकिन इसको प्लांट कर्व के नाम से जानते हैं। और नाम से जानना है तो यू शेप्ड के नाम से मत जानना, ये नाम है जानने के। तो यहां पर हमारा आंसर ए वाला आ जाएगा, एनवेलप कर्व इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अपने अंदर एनवेलप की तरह संभाल लेता है। जैसे एनवेलप में सामान आता है, इसमें भी सामान आ जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, को इंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट इंडिकेटेड एज। यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ये चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन है। को इंसिडेंट इंडिकेटर वो होते हैं जो इकोनॉमी की करंट हालात को बताते हैं, अभी क्या हो सकता है। कुछ इंडिकेटर आने वाली सिचुएशन को बताते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो उनको बोलते हैं दोस्तों कि हमारे वो इंडिकेटर जो भविष्य में क्या बदलाव होने वाला है उसको बताएंगे। कुछ इंडिकेटर होते हैं जो बताते हैं पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट के इवेंट को बताते हैं। तो पास्ट के इवेंट नहीं पढ़ रहे हम, फ्यूचर के इवेंट नहीं पढ़ रहे, क्योंकि नाम लिखा हुआ है कोइंसिडेंट इंडिकेटर। हम पढ़ रहे हैं अभी के इंडिकेटर। एक्चुअली एक लाइन लिखी हुई है, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर तुम्हें दिख रहा है कि मार्केट के अंदर प्लांट, इक्विपमेंट और मशीन के नए ऑर्डर आने लगे हैं, तो दोस्तों इससे यह साबित होता है नई मशीन लोग खरीद रहे हैं, मतलब नई फैक्ट्री लगाने वाले हैं। नई फैक्ट्री लगाने वाले हैं मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होने वाला है, तो फ्यूचर में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। इस बात को साबित करने के लिए हमें वो इंडिकेटर चाहिए जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, राइट। तो लेकिन ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में ये नहीं आता, राइट। प्रेजेंट में नहीं आता तो भाई हम बोल देंगे ये इंडिकेटर नहीं है। 3 तरीके के इंडिकेटर होते हैं आपके, लैगिंग इंडिकेटर जो आपके पास्ट को बताए, कॉन्करेंट या कोइंसिडेंट इंडिकेटर जो आपके प्रेजेंट को बताए, और एक जो फ्यूचर को बताने वाला इंडिकेटर होता है। वो कौन सा है मैं तुमसे जानना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ, ताकि मुझे भी पता लगे तुम किस लेवल। बोलते हैं भाई, a change in the reserve ratio will directly affect what। रिजर्व रेशो को लीगल रिजर्व रेशो या फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बोलते हैं। ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है। तो इट डायरेक्टली अफेक्ट द सप्लाई ऑफ मनी सर्कुलेशन। रिजर्व रेशो ज्यादा होगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। रिजर्व रेशो कम होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे, अभी तक नहीं पढ़ा तो सिर्फ आंसर जान लो, क्योंकि आरटीपी है, छोटा सा ही है। आओ जी आओ, अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्त। Which of the following is not a key assumption of Ricardo's theory। रिकार्डो की इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी थी, चैप्टर नंबर 9 के अंदर है, उसकी यूनिट 1 में है। तो 4 यहां पर लाइन लिखी हुई है, ये पूछा है कि कौन सी अजम्पशन नहीं है। तो भाई रिकार्डो ने कोई भी टेक्नोलॉजी की अजम्पशन नहीं ली, और यहां लिखा हुआ है ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑकर ओनली ड्यू टू डिफरेंसेस इन द टेक्नोलॉजी। रिकार्डो भाई बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों देशों के अंदर टेक्नोलॉजी अलग अलग है। ये बोलते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों देशों में रिसोर्सेज अलग अलग है। जिस देश में ज्यादा रिसोर्स है वो उस सामान को बना के एक्सपोर्ट कर देगा। तो ये अजम्पशन नहीं है, बाकी के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं थी। अ कंट्रीज करेंसी डेप्रिशिएशन, इट मींस व्हाट। एक देश की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब मान लो डॉलर 85 रुपए का है एक, और ये हो गया 90 रुपए का एक, तो इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, इंडिया की वैल्यू करेंसी की गिर गई। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में फॉरेनर्स को इंडिया का सामान सस्ता लगेगा। फॉरेनर को लगेगा $1 में जो इंडिया से 85 टॉफी खरीद रहा था, अब वो $1 में 90 टॉफी खरीदेगा।
तो फॉरेनर्स इंडिया का सामान ज्यादा खरीदेंगे, और जब इंडिया का सामान ज्यादा बिकेगा ना दोस्तों, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो इससे द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज। तो यहां जहां लिखा होगा भाई साहब एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, देखते हैं। द कंट्रीज एक्सपोर्ट बिकम चीपर, सस्ते लगेंगे, जो सामान 85 खरीद रहा था एक में, अब वो 90 आएगा, और फॉरेन बायर्स हमारे ट्रेड को बूस्ट कर देंगे। ट्रेड का बूस्ट करने का मतलब होता है हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपोर्ट का मतलब सेल। उनको सस्ता लग रहा है लेकिन हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का माल अच्छा बिकेगा। सी वाला विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान? इंडिया के 5 ईयर प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ये चैप्टर नंबर 10 से पूछा हुआ है। वैसे 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव बच्चे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11वीं 12वीं में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको यह पॉइंट याद रखना है भैया, टू प्रोमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल द रीजन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम। करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट में नुकसान कब होता है? डेफिसिट का मतलब नुकसान। अरे नुकसान तब होगा जब हमने पेमेंट ज्यादा करी है और कमाई कम की है। पेमेंट करते हैं हम इंपोर्ट के थ्रू, कमाई करते हैं हम एक्सपोर्ट के थ्रू। तो जब दोस्तों इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट होगा, तो करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा। और करंट अकाउंट के अंदर यही वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन बन रहा है ये, राइट। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी? इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करके वो इन्फ्लेशन को लेवल में लिया है। तो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड कर्ब इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को स्टेबल करके लेके आना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर द स्टडी ऑफ टोटल और एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट? ये टोटल इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कहां पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। अरे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, और बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो पे ज्यादा फोकस करती है। ये पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तुम बोलोगे सर हमारे सब्जेक्ट का नाम तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग साइड होती है, राइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वैसे चैप्टर नंबर 6 में, यूनिट नंबर 2 में केनेजियन थ्योरी के अंदर हमने पढ़ रखा है, फर्म्स इन एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है हेट्रोजीनियस थिंग्स, मतलब नहाने का साबुन हर दुकान पे अलग अलग मिलता है, पेट्रोल सभी दुकानों पे सेम मिलता है, तो जो चीज सेम होती है हर दुकान पे उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जो हर दुकान पे हाइट वेट कलर साइज शेप की वजह से डिफरेंट हो जाती है उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस सामान मिलता है, बाकी सब जगह हेट्रोजीनियस। अब मोनोपोली में एक ही दुकान होती है तो उस पर कॉमेंट करते ही नहीं है, क्योंकि एक दुकान पे जो सामान मिल रहा है वो कैसा भी हो। तो बोलते हैं भाई साहब इधर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो या ओलिगोपोली हो, हेट्रोजीनियस सामान मिलता है। अब ओलिगोपोली में हेट्रोजीनियस मिल भी सकता है और होमोजीनियस भी मिलता है। अगर ओलिगोपोली में होमोजीनियस मिल रहा है, हर दुकान पे सेम एल्यूमिनियम मिल रहा है, तो उस ओलिगोपोली को बोलेंगे परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली। लेकिन अगर ओलिगोपोली के अंदर ऐसा सामान मिल रहा है जो हर दुकान पे थोड़ा थोड़ा अलग है फीचर वाइज, तो उस ओलिगोपोली को बोलेंगे इंप्योर या इंपरफेक्ट ओलिगोपोली। तो है तो ओलिगोपोली में मिल सकता है। अगला मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या बताता है भाई? केन्स की थ्योरी के हिसाब से मल्टीप्लायर इफेक्ट, वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। असलियत में जब तुम बड़े लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो मल्टीप्लायर बहुत सारे तरीके के होते हैं। चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन टैक्स भी होता है। तो टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इतने सारे होते हैं। इस तरीके से मॉड्यूल में गिवन नहीं है, लेकिन सच में मल्टीप्लायर बताता है द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब वैल्यू ऑफ इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग थ्रू आउट द इकोनॉमी। जो भी हम शुरू में इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के स्पेंडिंग में चेंज करेंगे उससे क्या चेंज आएगा, क्या वैल्यू आएगी, क्या नेशनल इनकम बढ़ेगी, उसका बदलाव बताता है। तो ये मुश्किल लाइन थी, इसका आंसर मैंने आपको यहां डाल दिया। और दोस्तों आ जाओ जी, द प्राइमरी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, चारों को ऐड करके नेशनल इनकम आ जाती है। लेकिन कुल मिला के हमें मानना चाहिए कि हम यहां पर देखते हैं दोस्तों कि फैक्टर इनकम जितनी भी अर्न हुई है उन सबको सम अप कर दे, तो समिंग अप ऑल फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द हाउस होल्ड एंड फर्म्स आर काउंटेड अंडर दिस। तो मैं इसको टिक करूंगा क्योंकि भाई जिस हिसाब से ऑप्शंस गिवन है मैं उस हिसाब से कर रहा हूं। हाउस होल्ड फर्म लिख दिया, वैसे तो यहां गवर्नमेंट भी लिखता और फॉरेन सेक्टर भी लिखता तब मैं इसको सही मानता, लेकिन अगले पे पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ M1?
द नैरोएस्ट डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर तीन चीजें आती हैं, सीसी, डीडी, ओडी, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट, वो भी नेट डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, राइट। लेकिन यहां लिखा हुआ है दोस्तों ट्रेजरी बिल, राइट, ये नहीं आता। और आप देखोगे कॉर्पोरेट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हम नहीं सीखते। टाइम डिपॉजिट M1 में नहीं आता, कौन आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, पहला ही पार्ट होता है, तो बी वाले को कर देंगे ओके रिपोर्ट। अगला लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M2। अब M1 से बड़ा M2, M2 के अंदर हम एक एडिशनल चीज ऐड कर देते हैं, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिसेस। तो पोस्ट ऑफिस ने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, इसकी गलती माफ है, यहां पर ओके रिपोर्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस के साथ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लप्पू फैक्टर इनकम। ऐसे क्वेश्चन कोई तुमसे पूछता है क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम दोस्तों टैक्स, सब्सिडीज, ट्रांसफर पेमेंट, प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाया हुआ पैसा है, कुछ देकर कमाया है, एंटरप्रेन्योरशिप खोल के कमाया है तब पैसा मिला है। और लास्ट क्वेश्चन इज दिस, which of the following is a common solution to the problem of common resources being overused। जो कॉमन रिसोर्सेस हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस हैं, वो ओवरयूज हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन बीच में आएगा, मैं या आप, कोई नहीं भाई, सरकार को बीच में आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस, मतलब कॉमन रिसोर्सेज को ढंग से यूज करो। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट भाई। 25 क्वेश्चन देखें, जिसमें से 2 क्वेश्चन खुद आईसीआई ने गलत किए हुए थे, तो करेक्शन आपको बता दिया, अपने दोस्तों को भी बता देना। आज की क्लास में इतना ही, तुम्हारा ज्यादा टाइम मैं वेस्ट करता नहीं, जल्दी से करा दिया। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।